हेलो दोस्त, मैं चंदन कुमार आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मैराथन जी के जीएस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने संविधान की एक सीरीज की शुरुआत की थी और संविधान में आज की जो वीडियो है काफ़ी विशेष है और आज हम लोग संविधान के भाग के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, संविधान में कुल भाग की संख्या 22 है और हम अपने चैनल पे टोटल 1 से लेकर के 22 तक भाग की सेपरेट वीडियो विद आर्टिकल आप तक पहुंचाएंगे, जिसकी कड़ी की आज शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भाग 1 की, जो संविधान में शुरुआत है और ये शुरुआत है तो हर चीज की शुरुआत काफी महत्वपूर्ण होती है। तो शुरुआत को देखना ना भूलें, अंत तक वीडियो को देखिए ताकि एक एक बात आपको समझ में आए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि आखिर भारतीय संविधान में भाग की क्या स्थिति है। तो देखते हैं कि भारतीय संविधान में कुल भाग की अगर हम बात करें तो टोटल 22 यानी 22 भाग हैं संविधान में और उन 22 की बात हम लोग एक एक करके करने वाले हैं। अगर हम बात करें संविधान की भाग की तो कुछ नोट है जो आपको याद रख लेना है। दोस्तों, एक बात क्वेश्चन आ गया था एक बार कि वर्तमान में कितने भाग संविधान में रन कर रहा है, चल रहा है, तो उसका आंसर होता है 25। कैसे 25 होगा? क्यों? तो जो संविधान में भाग है इसमें एक इसके उपभाग यानी सब पार्ट भी है, जिसको मिला करके हमारे यहाँ संविधान में भाग की संख्या टोटल 25 हो जाती है। जब हमारे संविधान आया था जब हमारा, तो उस समय इसमें 22 पार्ट्स थे, जिसमें से भाग 7 जो है इसको संविधान के 7वां संशोधन 1956 के द्वारा हटा दिया गया था। कौन से भाग को दोस्तों? तो पार्ट 7 को। पार्ट 7 में था क्या? तो याद रखना है कि इसमें बी क्लास स्टेट से जो हम आपको राज्य पुनर्गठन वाले चैप्टर में आपको बताया था, ठीक है। अब देखें कि इसमें जो सब पार्ट है उसमें पार्ट 4 का ए, भाग जो है वो 9 का ए, भाग 9 का बी और भाग 14 का ए शामिल कर दिया गया है, जिससे इसकी संख्या 25 हो गई है। तो ये तो आपके कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन नॉर्मली एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान में कितने भाग हैं तो दोस्तों याद रखना आंसर लगाएंगे आप 22। ये रेयरली आपसे पूछा जाएगा, ये सिर्फ आप नॉलेज के लिए याद रखना कि भाग 25 हो गए हैं। आगे देखें तो भारतीय संविधान में अगर अनुच्छेद की हम कुल संख्या की बात करें तो वो हमारे यहाँ 395 है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक खास बात आपको बताएं कि आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद और सब आर्टिकल्स यानी इसके कुछ उप अनुच्छेद हैं जिसमें एबीसीडी को काउंट कर लिया जाता है, तो यह संख्या पहुंच करके 448 हो जाता है। दोस्तों, जब एग्जाम में पूछे ना कि संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद है, तो आंसर हमेशा 395 लगाएंगे। ये ऑप्शन आपको रेयरली ही दिखाई देगा, जब दिखेगा तो फिर इस पे गौर करेंगे, इस पर हम लोग विचार करेंगे। क्लियर? ऐसे आप 395 याद रखना। यहाँ पर भाग के साथ साथ आर्टिकल्स बताना इसलिए महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि हम लोग हर भाग में जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं संविधान के उसको भी लेकर के चलने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, चलते हैं भाग 1 और उसको जानते हैं उसके विभिन्न आर्टिकलों के साथ। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है ना। तैयारी के लिए एक रणनीति चाहिए, एक स्ट्रैटेजी चाहिए। इसी स्ट्रैटेजी की कड़ी में एक नई चीज हम लोग जोड़ा है अपने चैनल के माध्यम से। आप लोगों की तैयारी को और बेटर बनाने के लिए फेसबुक पर एक ग्रुप बनाया गया है, मैराथन जी के जीएस यूट्यूब फैमिली ग्रुप, जो आपको यहाँ दिख रहा है, मैराथन जी के जीएस यूट्यूब फैमिली ग्रुप। इस ग्रुप पर डेली 9 बजे क्विज का आयोजन किया जाता है जो आपकी वीडियो से रिलेटेड होता है, तो आप इसे ज्वाइन करें और क्विज में भाग लें। चलिए तो देखते हैं भाग 1। भाग 1 की अगर हम बात करें तो भाग 1 में है क्या? तो भाग 1 में है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से आना स्टार्ट हो जाता है एग्जामिनेशन में। ये VVI बना लीजिए। क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या है, तो याद रखना संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया, ठीक है। संघ और राज्य क्षेत्र क्या होता है उसे हम अभी बारी बारी से समझेंगे। इससे पहले आप याद रखना कि अगर हम आर्टिकल की बात करें, तो 1 से 4 कितने अनुच्छेद हैं? हिंदी में आर्टिकल को हम अनुच्छेद बोलेंगे। तो भाग 1 में कुल 1 से 4 अनुच्छेद है, ये याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ ले जाते हैं कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद की कुल संख्या कितनी है, तो 4 है, यानी 1 से 4।
अगर हम देखें तो इस 1 से 4 आर्टिकल्स में हम लोग चारों आर्टिकल्स को एक एक करके देखने वाले हैं कि आखिर इन आर्टिकलों में क्या क्या दिया गया है। तो चलिए बात करते हैं आर्टिकल 1 की। दोस्तों ART, ये आर्टिकल को अभी से हमें हजारों बार लिखना है, इसलिए शॉर्ट में हम लोग ART लिख के चलेंगे, आप इसे कंसिडर कर लेना। आर्टिकल 1 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी देखो यहाँ पर इंडिया जो कि भारत है, क्या कहा गया है, इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ है। आराम से समझिएगा इसको, इंडिया और भारत दो वर्ड क्यों यूज हुआ, तो जब हमारा संविधान बनाने के लिए जब संविधान सभा में लोग बैठे थे तो कुछ लोग जो है भारत को इंडिया कहते थे और बहुत जमाने से हमारे देश को भारत भी कहा जाता था। तो संविधान सभा में ये बहस छिड़ गई थी कि इंडिया लिखा जाए कि भारत लिखा जाए, तो सारे लोगों की सहमति इस पर बनी कि इसको इंडिया भी कह दीजिए और भारत भी कह दीजिए। इसलिए यहाँ पर ये लाइन दिया गया कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ है। अब दोस्तों यहाँ जो संघ वर्ड है जिसको इंग्लिश में हम यूनियन बोलते हैं, इसे भी समझना बेहद जरूरी है। जो यूनियन होता है, जो संघ होता है, इसको आप समझने के लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हो जैसे कि ग्रुप। आपको पता है कि जो हमारा भारत है ये 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर के बना हुआ है। आपको पता था कि कुछ दिन पहले हमारे 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब फिर से इसको 8 और 9 केंद्र शासित 28 और 9 केंद्र शासित प्रदेश किया गया, फिर 26 जनवरी के बाद इसे 8 केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। ये सारी कहानी मैं राज्य पुनर्गठन आयोग वाले टॉपिक में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखो कि हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इन सबों को मिला दिया जाए तो एक ग्रुप बनता है जिस ग्रुप को हम भारत यानी इंडिया कहते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलो कि इस आर्टिकल में और क्या क्या बात कहा गया। इसमें एक बात और बताई गई है कि राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वही होंगे जो भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में शामिल होगा। दोस्तों अगर आपने अनुसूची वाली वीडियो नहीं देखी है जिसे इंग्लिश में हम शेड्यूल बोलते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर शेड्यूल टॉपिक से आपको ये वीडियो मिल जाएगा। वहां पर हमने 1 से 12 टोटल अनुसूचियों की बात कही है और डिटेल में समझाया है। तो अनुसूची 1 में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का ही जिक्र है, तो इसमें कहा जा रहा है कि वही उनके क्षेत्र होंगे या राज्य होंगे जो हमारे शेड्यूल 1 में मेंशन होंगे, वही भारत के राज्य कहलाएंगे। आगे देखो तो आर्टिकल 1 में किस किस चीज का वर्णन किया गया है, तो इसमें वर्णन है संघ का नाम। संघ माने दोस्तों फिर से मैं कह रहा हूं ग्रुप का नाम, तो ग्रुप का नाम क्या है, भारत है या इंडिया है। इसमें वर्णन किया कि यहाँ की शासन पद्धति का, कि शासन इसकी जो सिस्टम है शासन करने का भारत का वो कैसा है, और इसमें वर्णन है इसके राज्य क्षेत्र यानी जितने भी स्टेट है और केंद्र शासित प्रदेश है उनके बारे में। तो एक लाइन तो आप स्पष्ट ये कह सकते हो कि संविधान के भाग 1 में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र किया गया है। अब चलिए यहाँ पर थोड़ा सा जो शासन पद्धति है इसको जरा हम लोग डिटेल में समझेंगे। अभी शासन पद्धति की बात करें तो दुनिया में कई प्रकार की शासन पद्धति जो है वो प्रसिद्ध है, ठीक है। जैसे एक है फेडरल सिस्टम जिसे हम संघात्मक शासन व्यवस्था बोलते हैं। दोस्तों संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है इसे समझें। इसमें होता क्या है कि एक संघ होता है जिस पर राज्यों का बहुत कम अधिकार होता है और संघ का भी राज्य पर बहुत कम अधिकार होता है, यानी राज्य जब चाहे तब देश को छोड़कर अलग हो सकते हैं और जो देश कहेगा वो राज्य मान ले ये भी जरूरी नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं फेडरल सिस्टम। ये इस तरह की सिस्टम आपको अमेरिका में देखने को मिलेगी। कहाँ देखने को मिलेगी, अमेरिका में। अब देखो एक व्यवस्था है यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब होता है एकात्मक शासन, यानी वहां पर किसी दूसरे की कोई मर्जी नहीं चलती है, पूरा फुल्ली मतलब एक ही सरकार का बोलबाला होता है, उसे हम बोलते हैं यूनिटरी यानी एकात्मक। और इस तरह की शासन आपको ब्रिटेन में देखने को मिलती है। कहाँ, तो ब्रिटेन में। एक होता है कॉन्फेडरेशन यानी परिसंघात्मक। इसमें होता क्या है कि इस तरह के शासन में
राज्य बस देश का पार्ट होता है, लेकिन राज्यों पर जो है वो देश का कोई अधिकार नहीं होता है। एक तरह से कह लीजिए तो राज्य बिल्कुल एक स्वतंत्र होते हैं अपने निर्णय, अपनी व्यवस्था को लेकर के। वैसे सिस्टम को बोलते हैं फेडरेशन और कोफेडरेशन सिस्टम। और इस तरह की जो व्यवस्था है ये आपको ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगी। कहाँ दिखाई देगी? ऑस्ट्रेलिया में। चलिए, अब एक और जो चौथा व्यवस्था उसको बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट, जिसको बोलते हैं राज्यों का संघ। और ये क्या होता है कि इसमें एक केंद्र होता है जिसके अंडर पूरे राज्य समाहित होते हैं और पूरा केंद्र का उस पर अधिकार होता है। जैसा शासन आप हमारे अपने देश में यानी भारत में देख सकते हो। भारत में और कनाडा में इस तरह की शासन व्यवस्था बनी हुई है। अब इसको हम लोग एक छोटा सा डायग्रामली अगर समझें तो आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे फेडरल की अगर बात करें तो सपोज करो कि ये एक कोई सेंटर है, ठीक है, ये कोई केंद्र है। हुआ ये था कि जो अमेरिका था ये अंग्रेजों का गुलाम था। जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो वहाँ की जो 13 कॉलोनियाँ थी ये तीनों मिल करके एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी एक संघ बना लिया कि फिर कोई हमें गुलाम न बना ले, ठीक है। तो वहाँ पर हुआ क्या कि एक केंद्र है और इसके चारों ओर जो है कुछ इस तरह के राज्य आकर के इसमें जुड़ गए। आप देख सकते हो कि इस जो केंद्र वाले गोला में जो एक राज्य आके जुड़ा, इस पर ये आधा जो अधिकार है वो केंद्र का है और कुछ स्वतंत्र राज्य भी हैं। तो इस तरह के शासन को हम फेडरल बोलते हैं। अगर हम यूनिटरी की देखें तो एकात्मक शासन यानी ये गोल वाला घेरा एकलौता होगा जो पूरे देश पर शासन करेगा। अगर हम कोफेडरेशन की बात करें तो देखो दोस्तों, इसमें केंद्र का राज्य पर थोड़ा भी अधिकार नहीं होता है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि इस पर थोड़ा भी अधिकार नहीं होता है। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर राज्य और केंद्र दोनों में थोड़ा बहुत अधिकार है, लेकिन ये बिल्कुल ये इससे केंद्र से बाहर होता है। यानी यहाँ पर राज्य स्वतंत्र है, वो इसकी बात मानेगा या न भी मानेगा, ये एक स्वतंत्र राज्य होगा एक तरह से, बस इसके सपोर्ट में है। यहाँ पर सपोर्ट भी है, थोड़ा सा राज्य पर केंद्र का अधिकार भी होगा। अब चलिए जब हम यूनियन की बात करें तो जो अपने देश की हालात है वो ये केंद्र है, ऐसे पूरा राज्य जो है वो अंदर समाहित है। इसी सिस्टम को हम बोलेंगे यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब भारत के जो राज्य है ये भारत से अलग नहीं हो सकते, ठीक है। भारत जो केंद्र सरकार है जो कहेगा वो हर हाल में राज्यों को मानना पड़ेगा। अगर ये नहीं मानेगा तो ये उल्लंघन हो जाएगा, ठीक है। एक चीज याद रखना कि भारत के राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते हैं, लेकिन भारत चाहे तो वो अपने राज्यों को अलग कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें इन सारे सिस्टमों में नहीं देखने को मिलता है, इसलिए हमारे यहाँ की व्यवस्था थोड़ा सा अच्छी मानी जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यूनियन ऑफ स्टेट क्या होता है। क्लियर हो गया? अब चले, अगर हम आर्टिकल 1 की ही बात करें तो इसमें भारतीय क्षेत्रों को कुल 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कितने श्रेणी में? 3 श्रेणी। ये 3 श्रेणी क्या होता है? तो राज्यों का क्षेत्र, जो राज्य है हर राज्य का अपना अपना क्षेत्र होता है, ठीक है। और एक संघ क्षेत्र जो आपके केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनकी बात करें, और एक ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार अपने अधिकार में ले सकती है, वैसा क्षेत्र भी। जैसे इसका एक उदाहरण आप देख सकते हो, जैसे सिक्किम की बात कर लो, ठीक है। सिक्किम जो एक राज्य था सिक्किम जो है एक राज्य था जिस पर एक राजवंश का शासन चलता था। तो वहां के लोग इससे उब गए थे, तो ये भारत से सहमति पर एग्री कर गए और भारत जो है इसे अपने राज्य क्षेत्र में मिला लिया था। तो इस तरह से भविष्य में ऐसे और भी बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो भविष्य में और शामिल हो सकते हैं, तो उसे भी भारत का क्षेत्र माना जाएगा। ये बातें आर्टिकल 1 में बताई गई। तो ये पूरी कहानी दोस्तों आर्टिकल 1 से रिलेटेड थी। आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। एक बार और वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा, पूरा डिटेल क्लियर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आर्टिकल 2 की, जो भाग 1 में आर्टिकल 2 क्या है और उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं आगे। आर्टिकल 2 की कहानी रखना। भाग 1 में जो आर्टिकल 2 है उसमें क्या कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश। देखिए दोस्तों, नए राज्य का प्रवेश का मतलब ये होता है कि अगर कोई बाहरी राज्य जो भारत का हिस्सा नहीं था, अगर वो भारत में प्रवेश करना चाहता है, भारत में आना चाहता है, तो उसे आर्टिकल 2 के तहत भारत का हिस्सा बना लिया
जाता है। जैसा कि सिक्किम की कहानी हमने आपको पिछले आर्टिकल में बताया कि सिक्किम भारत का हिस्सा बना, तो उसका वर्णन संघ आर्टिकल 1 में कर दिया गया, लेकिन वो किस आर्टिकल के तहत भारत का हिस्सा बना, तो आंसर याद रखना है आर्टिकल 2 के तहत। या नए राज्यों का गठन। नए राज्य का गठन का मतलब ये हुआ कि जैसे किसी राज्य का पार्ट काट के एक अलग राज्य बना देना, तो वो होता है नए राज्य का गठन। जैसे हाल ही में अभी तेलंगाना जो है वो भारत का एक नया राज्य बना। अगर दोस्तों आपसे ये पूछा जाए कि नए राज्य का प्रवेश या नए राज्यों का गठन कराने का जो अधिकार है या ये काम कौन करता है, तो याद रखना ये दोनों काम बाय पार्लियामेंट यानी संसद के द्वारा ये दोनों काम किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत में नए राज्यों का गठन आर्टिकल 2 के तहत कौन करता है, तो आंसर याद रखना संसद करता है। या नए राज्य का प्रवेश देखे तो वो भी संसद करेगा। आई होप आपको प्रवेश और गठन में फर्क समझ में आ गया होगा। कोई बाहरी देश भारत में आना चाहे, कोई बाहरी राज्य आना चाहे तो प्रवेश, अब भारत के कुछ राज्य को काट के एक नया राज्य बना दिया जाए तो गठन होता है। आगे देखिए आर्टिकल 3 में देखें तो आर्टिकल 3 में कहा जा रहा है कि राज्यों के नाम में परिवर्तन। आपने सुना होगा कि हमारे देश में समय समय पर राज्यों के नाम बदलते रहते हैं, तो राज्यों के नाम में परिवर्तन या राज्यों की सीमा में परिवर्तन, उसके बॉर्डर चेंज कर देना, तो ये जो दोनों प्रावधान है ये आर्टिकल 3 में आता है। और इसे भी आप VVA बना लीजिए, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और ये भी आया हुआ है कि राज्यों के नाम और सीमा में परिवर्तन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो उसका आंसर होगा आर्टिकल 3। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन करता है, तो दोस्तों इसका भी जवाब याद रखना है आपको, बाय पार्लियामेंट, यानी नए राज्यों के नाम में परिवर्तन और सीमा में परिवर्तन ये भी पार्लियामेंट के द्वारा ही होता है। दोस्तों इसकी 2 शर्त रखे गए हैं, है ना, आपके संविधान, हमारा जो संविधान है इसमें इसके 2 कंडीशन। पहला कंडीशन तो ये है कि अगर कोई राज्य का सीमा परिवर्तन करना हो या नाम परिवर्तन करना होता है, तो इस अध्यादेश को जारी करने से पहले या उसको मंजूरी देने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होती है। ठीक है, जब तक राष्ट्रपति उसको अलाउ नहीं कर देता है तब तक जो है वो इन सब में परिवर्तन नहीं किया जाता। और इससे जुड़ा हुआ भी एक बात और कह दिया जाता है कि इससे पहले राज्य के विधानमंडल में ये बात भेजी जाती है कि हम ऐसा करने वाले हैं, तो विधानमंडल वहां से उसको एग्री करे या डिसएग्री करे, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उससे मतलब उसका राय लेने के लिए भेजा जाता है। और इस राज्य विधानमंडल के राय को मानने के लिए संसद या राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है। जैसा कि आर्टिकल 1 में कह दिया गया कि भारत राज्यों का संघ है, भारत का हर राज्य जो है भारत के अधीन है, भारत से वो अपने से अलग नहीं हो सकता, लेकिन भारत उन राज्यों को अलग कर सकता है, तो उसकी बात माने ये भी जरूरी नहीं होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्यों की सीमा में परिवर्तन जो है आर्टिकल 3 के तहत किया जाता है। और ये कौन करता है दोस्तों, तो संसद के द्वारा ये किया जाता है। क्लियर है। अब चलते हैं हम आर्टिकल 4 की ओर। जो आर्टिकल 4 है, अनुच्छेद 4, इसमें क्या कहा गया है कि प्रथम या चौथी अनुसूची में संशोधन या अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में संशोधन, ये एक साधारण बहुमत कहते हैं हम इसे, साधारण बहुमत से संशोधन किया जाता है। जैसे अनुच्छेद 2, अब देखो अनुच्छेद 2 में क्या है कि नए राज्य का प्रवेश, जैसे ही नए राज्य का प्रवेश करेंगे तो अनुसूची 1 में संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि अनुसूची 1 में राज्यों के बारे में बताया गया है। और उसी से समय अनुसूची 4 भी है, क्योंकि इसमें राज्यसभा सदस्यों की संख्या का जिक्र किया गया है, ये शेड्यूल में हमने बताया था। तो जब हम अनुच्छेद 2 में और अनुच्छेद 3 में संशोधन करेंगे तो हमें प्रथम में और चौथा में, इन दोनों में भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो कहा ये जा रहा है आर्टिकल 1 में कि इन दोनों में जो संशोधन होता है ये आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। ठीक है, आपको पता है कि हमारे संविधान में कुछ जो अमेंडमेंट किया जाता है वो संविधान के आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में यानी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन करें या नए राज्य का प्रवेश या गठन करें, तो इसमें जो अमेंडमेंट होगा तो प्रथम अनुसूची और चौथी अनुसूची इन दोनों में अमेंडमेंट किया जाएगा, जिसे इसके तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। क्लियर। और इस तरह का जो कानून है वो एक सामान्य बहुमत या साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए ही पारित किया जा सकता है, इसके लिए किसी अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये याद रखना, एक सामान्य बहुमत से इस तरह के कानून को हम पारित कर सकते हैं। तो यही आर्टिकल 4 में आपको बता रखा है।
तो दोस्तों ये संविधान की भाग 1 थी, जिसमें हम लोगों ने आर्टिकल 1, 2, 3 और 4 को बड़े ही विस्तार से देखा। आप इसे एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि भाग 1 आपका कंप्लीट हो जाए। अगली वीडियो में दोस्तों हम लोग संविधान की भाग 2 लेके आएंगे, जिसमें हम लोग आर्टिकल 5 से 11 तक देखेंगे और नागरिकता की चर्चा उसमें हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। तो चलिए हमारे चैनल पे आप बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को भी जरूर फैलाएं ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।